कहानी की शुरुआत आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते एक प्राइवेट प्लेन से हुई, जहां कुछ अमेरिकन डॉक्टर्स अफ्रीका के कुछ बच्चों की चिकित्सा करके वापस अपने वतन लौट रहे थे। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही तेज हवाओं की वजह से प्लेन को जोर जोर के झटके लगने लगते हैं। तभी एक डॉक्टर पायलट से पूछता है, भाई साहब ये सब क्या हो रहा है? आगे से पायलट कहता है, अरे चिल मारो दोस्त, आसमान की ऊंचाइयों में ऐसे झटके आना सामान्य बात है। हालांकि अंदर ही अंदर सभी डॉक्टर्स को अंदाजा हो चुका था कि प्लेन में जरूर कुछ खराबी है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तभी अचानक प्लेन को एक और जबरदस्त हवा का झटका लगता है। ये झटका इतना भयंकर था कि प्लेन का राइट विंग टूटकर अलग हो जाता है। अब प्लेन अपना संतुलन खो देता है और पूरी तेजी से जमीन की ओर गिरने लगता है। प्लेन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही पलों में वह जमीन से टकराकर दो टुकड़ों में टूट जाता है। इस भयानक हादसे में एक लेडी डॉक्टर वहीं अपनी जान गंवा बैठती है। हालांकि बाकी लोग किसी तरह सही सलामत बच जाते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। ये लोग एक सुनसान डेजर्ट में फंस चुके थे, जहां 12,000 किलोमीटर दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। ऊपर से यहाँ खतरनाक जंगली जानवर भी घूमते रहते थे, जो कभी भी इन पर हमला कर सकते थे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों, डेजर्ट में बिना पानी और खाने के सरवाइव कर पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में अगर ये लोग पैदल निकलने की भी कोशिश करते तो किसी शहर तक पहुँचने से पहले ही इस बंजर रेगिस्तान में अपना दम तोड़ देते। तो आखिर अब ये लोग क्या करेंगे? क्या इन्हें कोई बचाने आएगा या फिर यही रेगिस्तान इनकी कब्र बन जाएगा? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। तभी वहाँ मौजूद डॉक्टर्स पायलट पर भड़कते हुए कहते हैं, साले तुझे पता था कि प्लेन खराब है, फिर भी तूने हम लोगों को इस प्लेन में बैठा कर लाया। आगे से पायलट सभी को शांत करते हुए कहता है, भाई सुन, ये वक्त झगड़ने का नहीं बल्कि यहाँ से निकलने का है, इसलिए बकवास करना बंद कर और चल यहाँ से। इधर सीनियर डॉक्टर की बीवी भी काफी सीरियस होती है। इतनी जोरदार टक्कर के चलते उसकी बीवी के पैर में भी काफी गंभीर चोट लगी होती है। इसलिए डॉक्टर बेन कहता है, मैं अपनी बीवी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, तुम लोग शहर पहुंचकर हमारे लिए मदद भेज देना। आगे से पायलट कहता है, यहाँ से शहर पहुँचने में पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, तब तक तुम दोनों या तो किसी शेर के पेट में जा चुके होगे या फिर ऐसे ही घुट घुट कर मर चुके होंगे। लेकिन डॉक्टर बेन उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। यहाँ पायलट के पास एक गन भी होती है। तभी आगे से एक काला डॉक्टर पायलट से कहता है, देख भाई, गन इन्हें दोनों को दे दें क्योंकि ये दोनों यहीं रहेंगे। लेकिन आगे से पायलट साफ मना करते हुए वहाँ से जाने लगता है। मजबूरी में बाकी तीनों के पास भी उसके पीछे चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे भी मजबूरी में पायलट के पीछे पीछे उस अनजान रेगिस्तान पर चल पड़ते हैं। काफी देर तक चलते रहने के बाद आखिर एक डॉक्टर से रहा नहीं जाता और वह पायलट से कहता है, भाई तुझे पता भी है हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने मैप में देखा था कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ एक गाँव है। अगर हम किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाए तो कम से कम खाने पीने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। आगे से पायलट जवाब देता है, मैं हर हफ्ते इसी रूट से प्लेन लेकर गुजरता हूँ, यहाँ कोई गाँव नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो हमें लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। पायलट की बात सुनकर वे तीनों मजबूरी में एक बार फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। ऐसे ही चलते चलते वे चारों काफी दूर तक निकल आते हैं, लेकिन इतनी दूर चलने के बाद भी उनके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ वीरान रेगिस्तान ही फैला हुआ था। ऐसी हालत में अल्बर्ट नाम का एक डॉक्टर थककर वहीं रेत पर ही लेट जाता है। तभी पायलट उसे पानी देते हुए कहता है, भाई सुन, ऐसे थककर लेट जाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक नदी की घाटी होने की संभावना है। अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो जल्दी ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे, इसलिए उठो और चलो। पायलट की बात सुनकर वे तीनों एक बार फिर एक नई उम्मीद के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग लगभग थक हार कर किसी तरह 5 किलोमीटर दूर उस जगह पर पहुंचते हैं, वहां कोई नदी की घाटी नहीं होती। दूर दूर तक सिर्फ बंजर रेगिस्तान ही फैला हुआ था। यह देखते ही एक डॉक्टर गुस्से से पूरी तरह पायलट पर भड़क उठता है, क्योंकि आप लोग ही सोचिए दोस्तों, ये लोग पहले से ही भूख और प्यास से तड़प रहे थे। ऊपर से इतनी कड़कती धूप में इतनी दूर चलकर भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब न खाना था, न पानी और न ही बचने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। ऐसे में गुस्से से भड़क कर डॉक्टर पायलट से बंदूक छीन लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी पायलट कहता है, मुझ पर गुस्सा उतारने से कोई फायदा नहीं होगा, वैसे भी हम सब यहीं मरने वाले हैं, इसलिए जो हो गया उसे भूल जाओ। हमें वापस प्लेन की तरफ लौट जाना चाहिए, कम से कम किसी जानवर का शिकार करके अपना पेट तो भर सकते हैं। फिर क्या था दोस्तों, और कोई रास्ता न देखकर बेचारे फिर से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए प्लेन की ओर वापस लौटने लगते हैं। इधर हम डॉक्टर बेन को देखते हैं, जो अपनी घायल बीवी के पास बैठकर उसकी देखभाल कर रहा होता है। तभी अचानक उसे अपने आसपास किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती है। दरअसल डॉक्टर बेन की बीवी के पैर से बह रहे खून की गंध सूंघकर इस रेगिस्तान में मौजूद शेर उनकी लोकेशन तक पहुंच चुके थे और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ चारों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी जैक उनके साथ वापस उसी प्लेन में जाने से साफ मना कर देता है और खुद अकेले ही अपना रास्ता नापे कर आगे बढ़ने लगता है। इधर तीनों किसी तरह शाम होने से पहले प्लेन के पास पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि बन और उसकी बीवी
जैसी दोनों ही मिसिंग हैं। इसके अलावा प्लेन के बगल में ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। इससे सभी को शक होने लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वे प्लेन के पास जाकर चेक करने लगते हैं तभी पीछे से कोई उन पर हमला कर देता है और हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि बन ही होता है। वो गुस्से में पायलट से कहता है, आज तेरे वजह से मैंने अपनी बीवी को खो दिया है। अगर तुम जाने से पहले मुझे अपना पिस्टल दे देते तो शायद मैं उसे बचा सकता था। बन पायलट का गला घोंटकर उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक डॉक्टर फ्लेयर गन चलाकर दोनों को रोक देता है। कुछ देर बाद पायलट उस काले आदमी से कहता है, इसका मतलब यहाँ जरूर कोई जंगली जानवर आया होगा जिसने इसकी बीवी को मार दिया। रात होने वाली है, वे दोबारा आ सकते हैं। मेरे प्लेन के केबिन में एक दरवाजा है जिसमें लॉक लगा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें सिर्फ 3 लोग ही रह सकते हैं। मतलब हम में से एक को प्लेन के बाहर ही रहना होगा। जैसे ही ये बात सबको पता चलता है, बन सीधा पायलट को ही बाहर रहने को कहता है क्योंकि उसके वजह से ही उसकी बीवी की जान चली गई। लेकिन पायलट उसे साफ मना करते हुए कहता है, ये मेरा प्लेन है, इसलिए मैं तो कतई बाहर नहीं रहने वाला। इसके बाद चारों डिसाइड करते हैं कि कॉइन टॉस करके डिसाइड करेंगे कि बाहर कौन रहेगा। अंत में मैक्स को छोड़कर सभी जीत जाता है, इसीलिए अब उसे पूरा रात भर रहना पड़ेगा। रात होने से पहले ही तीनों ने मैक्स को समझा दिया था कि पूरी रात मशाल जलाए रखना ताकि कोई जंगली जानवर पास न आए। रात होते ही तीनों प्लेन के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। बाहर मैक्स अकेले आसमान देखते हुए बैठा रहता है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो पागलों के जैसे अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ रहा था। दरअसल दोस्तों इसे लग रहा था कि ऐसे करने से उसके अगल बगल में जानवर डर के मारे सब भाग जाएंगे, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने जा रही थी। कुछ ही पलों में एक जंगली जानवर उसे कच्चा चबा जाता है। इधर केबिन के अंदर कुछ समय बाद पायलट को जोर की सुसु लग जाती है। वह तुरंत बाहर निकलकर अपना मूत्र विसर्जन कर लेता है। इसी दौरान मौका देखकर एक जहरीला सांप चुपचाप केबिन के अंदर घुस जाता है। उधर दूसरी तरफ मैक्स गहरी नींद में सो चुका होता है, इसलिए उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता। इधर पायलट अपना मूत्र विसर्जन खत्म करके वापस केबिन के अंदर आ जाता है। क्योंकि बाहर मैक्स गहरी नींद में सो रहा होता है, इसलिए कोई भी आग में लकड़ी नहीं डालता और धीरे धीरे बाहर जल रही आग भी बुझने लग जाती है। जैसे ही आग बुझती है, अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में मौजूद भयानक जंगली जानवर मैक्स पर अटैक कर देते हैं। बाहर मैक्स की चीखने चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई दे रही होती है, लेकिन दहाड़ते हुए जंगली जानवरों की आवाज सुनकर तीनों नामर्द केबिन के अंदर ही चुपचाप छुपे रहते हैं। इसी बीच वह काला आदमी हिम्मत करके दरवाजा खोलकर बाहर जाकर मैक्स को बचाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सामने शेर को खड़ा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जिसके चलते वह तुरंत दोबारा दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, अंधेरे में छुपा जहरीला सांप उसके पैर पर डस लेता है। मौके पर ही वह तुरंत उस जहरीले सांप को पकड़कर वहीं मार देता है। फिर बिना एक पल की देरी किए अपने पैर की घायल जगह को चाकू से काट देता है ताकि जहर उसके पूरे शरीर में न फैल सके। खैर दोस्तों, इसके बाद तीनों केबिन के अंदर ही डरे सहमे बैठे रहते हैं और किसी तरह वह खौफनाक रात गुजार देते हैं। सुबह होते ही वैन सबसे पहले बाहर निकलता है। बाहर चारों तरफ बस खून ही खून बिखरा पड़ा होता है। वह चुपचाप जाकर वहीं मौजूद एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद पायलट आकर वैन से कहता है, सुन भाई, ये ऐसे विधवा औरत की तरह बैठने का टाइम नहीं है। पता है ना रात को क्या हुआ था? अगर हम एक दिन भी यहाँ और रहे तो हम सभी मारे जाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वैन उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। दरअसल दोस्तों, यहाँ वैन पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था वह तो पहले ही ऊपर जा चुका है, इसलिए वैन खुद भी अब और बचना नहीं चाहता था। कुछ ही देर बाद पायलट काले आदमी को लेकर केबिन से बाहर निकलता है। दरअसल दोस्तों, रात को जहरीले सांप के डसने की वजह से उसका एक पैर लगभग पैरालाइज हो चुका था, जिसके चलते वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बाहर निकलते ही पायलट उसे एक लाठी दे देता है ताकि वह उसके सहारे चल सके। इधर क्योंकि वैन अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों उसे वहीं छोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दूर चलने के बाद अचानक पायलट की नजर दूर से उनकी तरफ आती एक गाड़ी पर पड़ती है। ये देखते ही उनके दिल में बचने की एक नई उम्मीद जग उठती है। इधर वैन को भी लगने लगता है कि शायद अब वह सब जिंदा घर लौट पाएंगे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कुछ ही देर बाद जैसे ही वह गाड़ी उनके करीब आती है, तीनों देखते हैं कि ये कोई रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि खतरनाक जंगली आदमखोर लोग हैं, जिनके हाथों में हथियार और भारी राइफल्स होती हैं। मौके पर ही वह आदमखोर लोग तीनों को होस्टेज बना लेते हैं। आगे से उनका लीडर पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे प्लेन के आसपास हाथी के दांतों से भरे जो बक्से पड़े हैं, उन्हें तुम कहाँ सप्लाई करने वाले थे? आगे से वह काला आदमी कहता है, हमारा प्लेन यहाँ क्रैश हो गया था, और रही बात इन दांतों की, तो मुझे नहीं पता ये किसकी है। इतना सुनते ही आदमखोरों का लीडर गुस्से में कहता है, तुझे पता नहीं, ये सब हमारी संपत्ति है। साले, इधर से हाथी के दांत चुराकर बाहर विदेशों में बेचते हो। चल बता, तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम करते हो? क्योंकि आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वह आदमखोर वैन पर बंदूक तान देता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी दूर से पायलट
पायलट जोर से कहता है, ये सब मेरा काम है, इन दोनों का इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं ही पायलट हूँ और चुपके से अफ्रीका से बाहर विदेशों में हाथी के दांत एक्सपोर्ट करता हूँ। ये सुनते ही आदमखोरों का लीडर अपनी पिस्तौल सीधा उसकी तरफ तान देता है। वह गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी वह काला आदमी आगे से कहता है, हमें मारने के बाद तुम लोग भी जिंदा नहीं बचोगे सालो, हमें रेस्क्यू करने के लिए मिलिट्री आ रही है, अगर उन्हें हम जिंदा नहीं मिले तो तुम सभी को धरती पर ही नरक दिखा देंगे। लेकिन उसकी ये बात सुनकर बगल में खड़ा एक आदमखोर बिना एक पल की देरी किए सबसे पहले उसी को गोली मार देता है। इधर वैन और पायलट भी समझ चुके थे कि अब उनके बचने की और कोई उम्मीद नहीं बची है। खैर दोस्तों, इसके बाद उनका लीडर आसपास पड़े हाथी के दांतों से भरे बक्सों को देखकर अपने आदमियों से कहता है, इतना सारा हाथी का दांत ले जाने के लिए एक बड़ा ट्रक चाहिए होगा, मैं जाकर लेकर आता हूँ, और हाँ, अगर ये साले भागने की कोशिश करें तो इन्हें गोलियों से भून देना। इतना कहते ही वह वहाँ से निकल जाता है। लीडर के जाते ही उसके दोनों चमचे वैन और पायलट के साथ मजाक करना शुरू कर देते हैं। वह उन्हें तड़पाने के लिए पानी देने का नाटक करता है, लेकिन देने के बजाय सारा पानी उनके सामने ही मिट्टी में गिरा देता है। ऐसे ही उन्हें परेशान करते करते धीरे धीरे शाम हो जाती है और आखिरकार दोनों आदमखोर थक हार कर वहीं सो जाते हैं। पायलट समझ जाता है कि बचने का यही सही मौका है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि उनके हाथ से बंदूक छीन सके। लेकिन जैसे ही वह उनके बिल्कुल करीब पहुंचता है, एक आदमखोर की आंख खुल जाती है। मौके पर ही वह अपनी बंदूक पायलट पर तान कर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से बंदूक में एक भी गोली नहीं होती। इसी मौके का फायदा उठाकर पायलट तुरंत उस पर टूट पड़ता है। पायलट और उस आदमखोर के बीच जोरदार हाथापाई चल ही रही होती है कि अचानक उसका साथी भी जाग जाता है। वह भी बिना एक पल की देरी किए तुरंत अपनी बंदूक उठाकर पायलट को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वैन बीच में आकर उसे रोक लेता है। इसी हाथापाई के दौरान ढेर सारी गोलियां उछल जाती हैं, जिनमें से एक गोली जाकर सीधा उस आदमखोर के अपने ही साथी को लग जाती है और आखिरकार इसी हाथापाई के बीच बंदूक का मुंह उसकी तरफ भी घूम जाता है और गोली लगते ही वह भी वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन किसी तरह दोनों आदमखोरों को मारने के बाद बेन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। दरअसल दोस्तों, वह एक डॉक्टर था और जिंदगी में पहली बार उसके हाथों किसी इंसान की जान गई थी। इसी बात को लेकर वह खुद को ही कोसने लगता है कि आखिर वह किसी की जान कैसे ले सकता है। बेन को इस तरह परेशान देखकर पायलट उसे समझाते हुए कहता है, भाई सुन, अगर तू उन्हें नहीं मारता तो आज वह दोनों हमें मार देते, इसलिए इतना मत सोच। वह आदमखोरों का लीडर किसी भी वक्त ट्रक लेकर वापस आ सकता है और अगर आते ही उसने अपने साथियों का ये हाल देख लिया तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। खैर दोस्तों, इसी हाथापाई के दौरान बेन के पैर में भी गोली लग चुकी थी, जिसके चलते उसका चल पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसके बाद पायलट किसी तरह बेन को सहारा देकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद भूख, प्यास और कमजोरी की वजह से बेन वहीं गिर पड़ता है। पायलट लगातार उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, बस कुछ कदम और चल भाई, सामने एक पहाड़ दिख रहा है, वहाँ तुझे छोड़ दूंगा जहाँ कोई भी जंगली जानवर आसानी से नहीं पहुँच पाएगा। फिर मैं गाँव की तलाश में जाऊंगा और तेरे लिए मदद लेकर वापस आऊंगा। ऐसे ही कुछ देर तक उसे हिम्मत देने के बाद बेन किसी तरह दोबारा खड़ा हो जाता है और दोनों धीरे धीरे उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। काफी संघर्ष और मेहनत के बाद आखिरकार दोनों किसी तरह पहाड़ के किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। बेन अपनी घायल टांग और कमजोर शरीर की वजह से पहाड़ पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ पा रहा था। ऊपर से पायलट भी हर मुमकिन कोशिश करता है उसे ऊपर खींचने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। तभी पायलट देखता है कि उनकी तरफ शेरों का झुंड तेजी से बढ़ता आ रहा है। आखिर कोई और रास्ता न देखकर वह तुरंत दोबारा नीचे उतरता है और पूरी ताकत लगाकर किसी तरह बेन को खींचकर पहाड़ के ऊपर चढ़ा देता है। पहाड़ के ऊपर पहुंचते ही पायलट की नजर दूर एक गांव पर पड़ती है। ये देखकर उसके दिल में बचने की एक नई उम्मीद जग उठती है, इसलिए वह फैसला करता है कि वह गांव तक पहुंचकर बेन के लिए मदद लाएगा। लेकिन ये काम उसके लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला था, क्योंकि पहाड़ के नीचे भूखे शेरों का झुंड घूम रहा होता है। अगर वह नीचे उतरे तो सीधा उन शेरों का शिकार बन जाएंगे, लेकिन हमेशा यहीं बैठे भी तो नहीं रह सकते। इसलिए पायलट फैसला करता है कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे उतरकर किसी तरह गांव तक पहुंचेगा और बेन के लिए मदद लेकर आएगा। लेकिन बेन उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसे पता था कि नीचे जाते ही शेर उसे कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन पायलट उसकी एक भी बात नहीं मानता और सीधा पहाड़ से नीचे उतरकर गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन रास्ते के बीच ही शेरों का झुंड उस पर टूट पड़ता है और वहीं उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाना शुरू कर देता है। इधर ऊपर खड़ा बेन ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। वह तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए पहाड़ के पिछले रास्ते से धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन घायल टांग और कमजोरी की वजह से वह ज्यादा दूर नहीं चल पाता और दोबारा वहीं गिर पड़ता है। तभी सामने से दो खूंखार तेंदुए उस पर हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं। बेन भी खुद को बचाने के लिए बगल में पड़ी एक लकड़ी उठा लेता है। वह लाठी लेकर उन दोनों तेंदुओं से भिड़ने ही वाला होता है कि अचानक दोनों के बीच आसमान से जोरदार बिजली आकर गिर जाती है। बिजली की भयानक गरज और तेज चमक से
दोनों तेंदुए डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उस बंजर रेगिस्तान में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। इतने दिनों बाद पानी देखकर बेन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसके पास अब एक कदम भी आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद उसकी मौत भी बाकी लोगों की तरह इसी बंजर जमीन पर लिखी है। लेकिन कुछ ही देर बाद गांव वालों की नजर बेन पर पड़ जाती है। वह तुरंत उसे रेस्क्यू करके अपने गांव ले जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।